नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाँ लकी भाई। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों के आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग पहले साल से ही, जब मैं पिछली सदी में आया था 1995 में, तब से रेगुलरली एक ही सेवाओं के साथ मेरा जुड़ना चलता रहा। और एक ही सेवाओं ने जो मुझे आज जो मैं हूँ वो बनने में जितनी मदद की है, वो शायद किसी और चीज ने नहीं की हो। एक ही अलग अलग सेवाओं में करते हुए, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, डेलीगेट बनते हुए, कॉन्फ्रेंस लेवल पे, अलग अलग प्रकार से एक को देखने का जो अनुभव मिला मुझे, वो हर बदलते स्तर के ऊपर अलग अलग था। ग्रुप में ऐसे मेंबर बैठने पे ये अलग दिखती थी, और एज ए सेक्रेटरी बैठने पे ये अलग दिखती थी। इंटर ग्रुप में जाने के बाद ये अलग दिखती थी, कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद ये अलग दिखती थी, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जाने के बाद ये अलग दिखने लगी। फिर उसके बाद जब भी मौका मिला, जब हमें न्यूयॉर्क की फेलोशिप ने, जीएसओ न्यूयॉर्क ने इनवाइट किया था, करीब 10-12 साल पहले, हम कुछ पॉलिसी डिसीजन ले रहे थे। कमिटीज बन चुकी थी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस में, और बहुत कुछ करना था। और उस वक्त वो 10 दिन, जो करीब 12 दिन, 5 दिन मैंने जीएसओ में बिताए, हर एक डिपार्टमेंटल हेड के साथ बात करते हुए। फिर 4 दिन की कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो वहां की बोर्ड मीटिंग्स, रीजनल ट्रस्टीज की मीटिंग्स, डेलीगेट्स की मीटिंग अलग अलग अटेंड की। तो एक ही दुनिया का नजरिया ही जैसे बदल गया। और आज का जो हमारा इस सर्विस मीटिंग का टॉपिक है, ए इन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इसके लिए मैं सबसे पहले मुर्तुजा और बाकी के जो डेलीगेट्स और ट्रस्टीज हैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमने आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो अनुभवों के आदान प्रदान की वो ताकत को हम आज शायद भारत भर में पहुंचाएंगे, जहां पे जरूरत है। थोड़ा सा इतिहास बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि बिल ये टाउन्स हॉस्पिटल में से आया था, यानी कि डॉक्टर विलियम डी सिल्क्सवर्थ ने जब उसको बीमारी के बारे में बताया, वो रेगुलर वहां एडमिट होता रहता था। उसको फ्लैश भी वहीं हुआ, उसकी रिकवरी की शुरुआत वहां हुई, और उसने जो अल्कोहलिक्स पे काम करना शुरू किया वो भी टाउन्स हॉस्पिटल में ही शुरुआत हुआ। तो ये बोलना सही होगा कि इनफैक्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में से ही रिकवरी का जन्म हुआ। डॉक्टर बॉब खुद एक सर्जन थे, और उसके अलावा मेडिकल साइंस से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए। और उनको जब ये जो तर्क था हमारा डॉक्टर सिल्कवर्थ का, फैक्ट अपने अल्कोहलिज्म डिजीज के बारे में, इन फैक्ट ने उसको हील किया। और उसने भी, डॉक्टर बॉब ने भी, सिस्टर इग्नेशिया के साथ में अपने जीवन काल में 5,000 से ज्यादा अल्कोहलिक्स के साथ सीधा काम किया। उनके अपने हॉस्पिटल में, वहां लोकल हॉस्पिटल में उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहलिक वार्ड की स्थापना करते हुए ये काम। जनरल पब्लिक की तरफ देखें अगर हम, तो हम में से सभी लोग अपना बॉटम ट्रीटमेंट सेंटर्स में, वो हॉस्पिटल हो, साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो, मेंटल हॉस्पिटल हो, जनरल हॉस्पिटल हो, या 1960-70 के बाद में आने वाले रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हों, हमारा मोड वहीं से शुरू हुआ है लगभग। ऐसा कहने में मुझे हर्जा नहीं। शुरुआत के ये मेंबर्स जब हॉस्पिटल्स में अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ विशेष ट्रीटमेंट नहीं था, साइकेट्रिस्ट भी, मैं बात करूं 1950 की भारत में, जब हैरी मथायस पी रहा था, तो उसके साथ वाले जो ओल्ड टाइमर्स की हमने कुछ रिकॉर्डिंग की थी अपनी आर्काइव्स के लिए। तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग ट्रैवलिंग में, कुछ मिशनरीज जिनको ए के बारे में पता था, उन तक ही ये बात सीमित थी। 1957 में जब भारत में मैसेज आया, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके दायरा बढ़ने लगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि फादर जो ने कृपा फाउंडेशन 1981 में स्थापित किया था। तो अगर आप देखेंगे 1957 से लेके 1980 तक
ऐसा कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं था। हाँ, कुछ साइकेट्रिस्ट अपने दोस्त थे बड़े बड़े शहरों के, जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे, सेमिनार्स में हिस्सा लेते थे, और उनको ये अल्कोहलिज्म और इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में, के बारे में जानकारी थी। लेकिन वो जानकारी जनरल डोमेन में नहीं थी। वो जानकारी सिर्फ शायद तभी साइकेट्रिक के पास जाना अमीरों का काम होता था, क्योंकि मध्यम वर्गीय तो उसको पागलों का डॉक्टर समझते थे ना। तो हमारे भारत की मैं बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं में और गलत संकल्पनाओं में हम में से बहुत लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाए। हमारी अधिकतर ट्रीटमेंट जो होती थी वो शराबीपन के कारण होने वाली समस्याओं पे होती थी। लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, वगैरह वगैरह वगैरह। आज की तरफ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2014 का एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबरशिप सर्वे हुआ था यूएस और कनाडा में। ये मेंबरशिप सर्वे हमें भारत में भी करना चाहिए। इसका डाटा हम कहीं कमर्शियली यूज करने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ये समझने के लिए कि किस प्रकार के लोग, किस बैकग्राउंड के लोग, कहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं, ताकि हम और बेहतर तरीके से उनको संपर्क कर सकें, वो एवेन्यूज को हम पकड़ सके, उन तक पहुंच सके। आज, सॉरी, 2014 के मेंबरशिप सर्वे में करीब 35% लोग यूएस में रिहैबिलिटेशन सेंटर से आ रहे थे, क्योंकि तब तक हैजल्डन, अभी भी हैजल्डन काफी पुराना रिहैब है, और वो अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित कर चुका है। 12 तत्वों के रिकवरी कार्यक्रम के ऊपर जब से दुनिया की अ, विश्वास बैठ गया दुनिया का कि ये सभी जगह चल रहा है, कामयाब है, अपने आप को मध्य मुक्त रखने के लिए इससे आसान जरिया कोई नहीं, तब से बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वो लॉक एंड की वाला कॉन्सेप्ट जाते हुए एक रिकवरी प्रोग्राम में 12 तत्वों का ये कार्यक्रम हमारा पूरी तरह से छाने लगा। अब हम बात करते हैं भारत की आज की परिस्थिति की। तो मैं समझता हूं ये हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, लेकिन मैं आज एक 50% के ऊपर अपनी मेंबरशिप कोई ना कोई ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन सेंटर से आ रही है, ये बात हमारी तय है। मैं जब भी ट्रस्टी था तो वो टाइम के ऊपर इस एक बड़े रिसोर्स को, जहां पे हमारे दोस्त, हमारे भाई मैसेज के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसको ब्रिज करने के लिए नेशनल लेवल पे हमने कॉन्फ्रेंस में रिहैबिलिटेशन सेंटर ओनर्स को बुलाया था, ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर सके, उनकी जरूरतों को समझ सके, कहाँ कहाँ तफावत है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे, वो टाइम का सेंसस था हमारे पास, निमहंस के पास से सेंसस रेगुलर मिलता रहता है, कि भाई अगर भारत भर में 1000 रिहैब है और हर रिहैब में 50 लोग भी एडमिट हैं, तो 50,000 लोग हर 3-4 महीने में बाहर निकलते हैं। यानी कि साल में 2 लाख व्यक्ति बाहर निकलते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से। और एक ही संख्या आज भी हम खींचतान के 50-60 हजार ही बोल रहे हैं। तो ये 2 लाख लोग जाते कहाँ, हम इन तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? ये सवाल सारे हमने अपने साथ सामने रखे थे, और आज भी वही सवाल लेकर के हम इस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का जो अंग है, इसकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आज की अवस्था में, जैसे मैंने कहा, 1981 में फादर जो ने शुरू किया, बाद में शांति रंगनाथन ने शुरू किया, बाद में हमारे पूना का, मेरे ख्याल से लगभग 2000 या 1990 के आसपास, मुझे सही डेट पता नहीं है। लेकिन ऐसा करते करते ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो जो अच्छी मायने से काम करते थे, जो एक अल्कोहलिक को उसके जीवन जीने के लिए 12 कदमों का महत्व प्लस के साथ में संपर्क का महत्व बताते जाते थे, ये शुरू हुए। इसके साथ साथ जैसे जैसे की ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे कुछ मेंबर्स ने भी आगे चल करके काउंसिलर्स का काम करना शुरू किया, अपने रिहैबिलिटेशन शुरू किए, वगैरह वगैरह करते। आज भारत की परिस्थिति ऐसी है कि हो ना हो, वहां पे रिहैबिलिटेशन जरूर होगा, सेंटर जरूर होगा। एक बहुत बड़ी संख्या में तैयार लोग वहां पे अवेलेबल हैं। हमारी जरूरत है हमको पहुंचने की वहां पे। अब इस पहुंचने की जरूरत को हमने अपने अनुभवों से, ये जो आपको ब्रिजिंग द गैप, ये पैम्पलेट जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारी का पैम्पलेट इस जरूरत को सामने रखते हुए बनाया गया है।
अच्छा, ये पैम्पलेट हमने बनाया क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ट्रीटमेंट सेंटर में हम लगभग 12 स्टेप वर्क करते हैं। तो पीआई वर्क में और 12 स्टेप वर्क में बहुत फर्क होते हैं। जो जनरल हम भारत में अधिकतर हम पीआई करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले नवरात्रि गई, हमारे थाने इंटर ग्रुप ने भी स्टॉल लगाया था। वहां पे जानकारी देने का काम था। वहां पे अल्कोहलिक सामने नहीं था। शायद अल्कोहलिक का परिवार था या मित्र थे या जो भी लोग थे, उनको हम जानकारी दे रहे थे। लेकिन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का काम, यानी कि 12वीं पायरी का काम हो गया, जहां पे हमको सीधा अल्कोहलिक मिलता है। और सीधा अल्कोहलिक हमारे को सामान्य अवस्था में उसके घर में या हमारी मीटिंग में नहीं मिलता है। वो किसी और के दायरे में हमको मिलता है। वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के ओनर्स हो या डिटॉक्स सेंटर के ओनर्स हो, उनके दायरे, तो उनके कायदे कानून हैं, उनका अपना ट्रीटमेंट है। और उस ट्रीटमेंट के दौरान अपनी सोब्राइटी मेंटेन करने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इंट्रोडक्शन है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अनुभव क्या बोलते हैं, वो सारे के सारे अनुभव इस ब्रिजिंग द गैप पैम्पलेट में दर्ज हैं। तो आज की ये मीटिंग में हम ये ये दायरा, ये डायमेंशन मोस्टली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में अपने अल्कोहलिक मित्रों के साथ में संपर्क बनाने का, उनको उनकी ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद में ए के अंदर पदार्पण कराने का, पहचान करा के देने का, उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करके देने का, उनको कंफर्टेबल करने का है। और जैसे जैसे वो रिकवरी की रूटीन में आ जाए, उनको भी प्रेरित करते हुए ये गैप कम करने की बात करते हैं। हम गैप के ऊपर एक ब्रिज बनाने की बात करते हैं, जो सदैव रहा है। मैं समझता हूं आज हमारे पास जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो सभी सर्विस ओरिएंटेड हैं। सभी की हमारी इच्छा है कि जो मुझे मिला है किसी और को मैं दे सकूं, जिसको ये जरूरत है। और जरूरतमंद लोग कहाँ हैं, ये हम जानते हैं। तो ब्रिजिंग द गैप में बहुत सारे छोटे छोटे टप्पों में हमें इस कार्य के बारे में जानकारी दी हुई। अब इस ब्रिजिंग द गैप पैम्पलेट में, जैसे मैं बता रहा था, छोटे छोटे हैं। तो एक ये टेम्पररी कांटेक्ट है जो कि बाहर है, एक ये टेम्पररी कांटेक्ट है जो अंदर है। अब हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे को टेम्पररी कांटेक्ट प्रोग्राम ये क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन का दौर होता है ना, वो जो ब्रिज होता है ट्रीटमेंट सेंटर से निकल के बाहर की दुनिया में आने का, अगर वो ब्रिज एक के घर से होके बाद में निकले तो ज्यादा चांसेस हैं सोब्राइटी के, मेंटेनेंस ऑफ सोब्राइटी के। लेकिन ए का दरवाजा अगर मिस होके सीधा दुनिया में चला गया, तो हम में से कईयों का अनुभव है कि दरवाजे से बाहर निकलते ही शायद हम बाहर के दरवाजे में पहुंचने की ज्यादा हैसियत और औकात रखते हैं, हम ए के दरवाजे तक पहुंच नहीं। अब ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे हमारे पास अनुभवों से डूज एंड डोंट्स, लेकिन ये टेम्पररी कॉन्टेक्ट जो है, ये उस नए व्यक्ति को जो रिहैब में से निकला है, ये ब्रिजिंग द गैप में तो बहुत बड़े अनुभव लिखे हुए हैं। बहुत सारे अनुभव जब मैं लोगों से बात करता हूं इस मामले में, तो कुछ लोगों का कहना है कि रिहैब के दरवाजे पे ए मेंबर ने खड़ा होना चाहिए, जब भी वो डिस्चार्ज होगा ना, तो परिवार के साथ जाना चाहिए, उसने उसको वेलकम करके लाना चाहिए। भाई घर पे अगर उसके साथ में गया है, छोड़ा है, तो उसके बाद में शाम को या तो कोशिश भी की जाती है कि जब वो डिस्चार्ज हो तो 5 बजे डिस्चार्ज देना, मैं इसको एक ही मीटिंग में इसको परिवार के साथ ले जाके बाद में घर पे छोड़ूंगा। इस प्रकार की तमन्ना और ऊर्जा रखने वाले लोग काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए, ऑडियो वीडियो टूल्स जीएसओ ने बनाए हुए हैं न्यूयॉर्क में। शायद हमें भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जमाना सिर्फ वन ऑन वन वाला रहा नहीं है। जमाने में बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं आज के तरीके में, जो बड़ा इफेक्टिवली अकेले में भी कर सकेंगे। ये पैम्पलेट में वीडियो होप, बड़ा अपना फेमस वीडियो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, वो उनको दिखाए जाने की बात करता है। ये जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने पास काफी सारे ए मेंबर्स का फोन रखता है, नंबर रखता है। वो किसी नजदीकी समूह में ले जा करके उस व्यक्ति की, उस समूह के लोगों से मुलाकात करवा देता है। इसमें एक टेम्पररी कॉन्टैक्ट का एक लेटर भी लिखा हुआ है, जो कि आप जब ये पैम्पलेट पढ़ेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने ध्यान से अपने शब्दों का चयन करते हुए इस पैम्पलेट का निर्माण किया है। एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, वॉलंटियर का ब्रिजिंग द गैप ये आउटसाइड वाला है, और इसका काम भी वही है कि भाई भाई 24 से 48 घंटे के डिस्चार्ज के अंदर उन्हें कम से कम 6 मीटिंग्स में ले जाना, यानी कि एक ही पहचान करा के देने का काम उसको जरूर करने की बात हो रहा है। इसमें जो ये भी दर्शाया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ब्रिज बन के खड़ा है ट्रीटमेंट सेंटर और एक ही दुनिया में से, जरूरी नहीं कि वही उसका स्पॉन्सर बन जाए, लेकिन उसको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला सकता है जो उसके स्पॉन्सर बन सकते हैं, ताकि वो काम की क्लैरिटी की बात हो जाए। नहीं तो अगर मैं टेम्पोररी कॉन्टैक्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे 2 के 4 के 10 मेरे पास स्पॉन्सी हो गए, तो मैं अगर उनके साथ में लग पड़ूंगा तो फिर वो ब्रिज रह जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर बने। कॉन्टैक्ट अंतर समूह की 12 स्टेपिंग कमेटी से लेकर के ग्रुप की अगर 12 स्टेपिंग या फॉलो अप कमेटीज है, उनके साथ में मुलाकात करवाना। इस व्यक्ति ने उस फैसिलिटी के अंदर जो भी रूल्स हैं, जिस प्रकार के भी रूल्स हैं, सारे समझ के लेने हैं और समझ के उनको निभाना है पूरी तरह से। अब एक बार जब ये हमने उनका कोड ऑफ कंडक्ट समझ लिया कि खीसे में कहीं तंबाकू बीड़ी या कुछ भी सिगरेट न होते हुए हमने जाना है, तो उसके बाद में हमने बात कैसे करनी है। सजेशंस के तौर के ऊपर एक 10 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, जो कि मेरा भी अनुभव कहता है कि ये समय के साथ ही फोर्ज हुए कॉन्टेक्ट हैं। अब मैं अगर अपनी थोड़ा सा अनुभव इस ब्रिजिंग द गैप के बारे में बताऊं, तो थाना में जब मैं था तभी हमारे आसपास थाना सिटी में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं थे। मैं 1995 की बात करता हूँ। बम्बई में फादर जो का था, फिर वो वहां पे एक दो और डॉक्टर मर्चेंट का था, और वो साउथ बॉम्बे वाले और वहां के दोस्त। फिर इसके बाद में वसई विरार में यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स थे, तो वहां पे वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं नेशनल सर्विसेज में आया, तो वो टाइम के ऊपर बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ में बात करना, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, झारखंड रांची में, दिल्ली में, हैदराबाद में, गोरखपुर में, ऐसे कई जगह के ऊपर जहां भी मैं पहली बार जाता हूं, तो मैं सबसे पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर की लिस्ट ही लेके जाता हूं, क्योंकि अगर वहां ए नहीं है तो ए के दोस्त मुझे रिहैब में ही मिलेंगे। रुड़की के एक रिहैब में जब मैं रुड़की की तरफ जाना हुआ, तो मैंने वहां के मेंबर्स को फोन किया कि मैं आ रहा हूं, तो मीटिंग्स वगैरह करते हैं। और मीटिंग्स करते करते मैंने कहा कि अगर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह है तो ले चलो। तो वहां के एक दोस्त ने मुझे बताया भाई रिहैबिलिटेशन सेंटर तो है, लेकिन वो घुसने देता नहीं है हमें। तो मैंने कहा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद हमने कुछ गलत किया हो, तो लेट अस गो ओवर देयर। और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर लॉक एंड की वाला रिहैबिलिटेशन सेंटर था, एक्चुअली डरे हुए लोगों का था। और वो दोनों भाई थे, दोनों अल्कोहलिक थे, और वो उनको ये डर लग रहा था कि ए उनका कंपटीशन है, ये कोई बड़ा रिहैब है। और उनको ए के बारे में समझ नहीं थी कुछ भी। और करते कराते जब मैंने अपने अनुभव से बात की, तो मेरा ये अनुभव है कि दरवाजे खुल जाते हैं। सिर्फ एक ही जगह दरवाजा बंद हुआ था मेरे लिए, जिसको खोलने में मुझे 2 दिन लगे, और वो था लखनऊ में। वो डॉक्टर का मैं नाम भूल गया अभी। ही वॉज वेरी एंटी, ये उसके पास बिग बुक थी, उसने 12 स्टेप्स पढ़े हुए थे, लेकिन ही वॉज अगेंस्ट द पीपल। तो मुझे काफी देर उसको समझाना पड़ा कि ए के मेंबर और ए की फिलॉसफी में क्या फर्क है। मेंबर गलत हो सकता है, शायद उसे उतना अनुभव नहीं है, शायद वो अपने उत्साह में अपनी सीमाएं, आपकी सीमाएं कई बार पार कर जाते हैं हम, वो उसने नहीं करना चाहिए। तो ये रुड़की के रिहैब में जब भी बात की, तो वो जो 4 दोस्त मेरे साथ में थे, उनको भी देखने का नजरिया बदला। हम अल्कोहलिक्स में ना, आगे चल के सवाल जवाब में ये चीजें आ जाएंगी, हमारे मन में भी कई बार कड़वाहट होती है कि साला ये रिकवरी के लिए पैसे लेता है, मारता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ये हमारे को इन सब चीजों से परे हो जाना चाहिए, इन सब चीजों से डिटैच हो जाना चाहिए। ये उनका प्रोफेशन है। हमने बात करने का तरीका, सजेशंस जो है बड़ी सुंदरता से इसमें दिए हुए हैं।
भैया एक पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक पहले ए मेंबर हैं जो वो व्यक्ति को मिल रहा है। मतलब यानी कि मैं शायद ई की तरफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। वो मेरी बातों के ऊपर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, हमारे उद्देश्यों का, हमारी विचारधारा का अंदाजा लगाएगा। हमने जनरल कन्वर्सेशन करना चाहिए रिकवरी के बारे में। हमको भाई तुम्हारे नए मेंबर्स कैसे डिस्चार्ज होते हैं, उनकी लिस्ट कहाँ मिलेगी, ये सारी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है ना कि हम बाहरी विषयों पे, यानी कि ट्रीटमेंट सेंटर क्या ट्रीटमेंट चलाता है, किसको लेता है, किसको नहीं लेता है, कितने पैसे लेता है, इन सब से दूर होना चाहिए। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के काउंसलर्स हैं या उनमें काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि हमारी विचारधारा ये है कि हमारे अगर मेंबर्स काउंसलिंग का कोर्स वगैरह करके काउंसलर के लिए अगर अपने आप को तैयार करते हैं प्रोफेशनली और काउंसलिंग का काम करते हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट कोई एक हमारा आदमी जो जिसके पास इस तत्वों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो अगर बैठता है वहां पे, वो अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी की शुरुआत अच्छी हो सकती है। वो अपनी मध्यम मुक्ति टिका सकते। मेंबर्स जब भी रिहाब में से निकलते हैं, यहाँ पे फिर मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा छोटा सा। मैं रिहाब में नहीं था, लेकिन मैं 5 दिन के डिटॉक्स में था। डॉक्टर जूलियत नाथवानी, फेमस साइकेट्रिस्ट, यानी कि जब हम ट्रीटमेंट सेंटर्स की बात करते हैं तो आज हम केवल रिहैब की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जनरल हॉस्पिटल सारे आ गए, सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल आ गए। और उनके पास मैं किसी और कारण से गया था, लेकिन उन्होंने मुझे वहां एडमिट करते हुए मेरे डिस्चार्ज के पहले मेरे पास ए मेंबर आया। उसने मेरे को बेड के पास, मैं बेड पे लेटा हुआ था, द मैन ऑन द बेड मेरी कहानी है दोस्त, और उसने मुझे मैसेज दिया। अगले दिन सुबह उसी भाटिया जनरल हॉस्पिटल की मैंने 8 बजे की मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर जो उस मीटिंग का प्रभाव पड़ा, यानी कि मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट हूं जिसके ऊपर मेडिसिन ने अपना बहुत सुंदर काम किया मुझे डिटॉक्स करके, साइकेट्री ने बहुत अच्छा काम किया मुझे दिशा दिखाते हुए, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए तैयार करके बिगर बाहर दुनिया के कदम रखे मेरे को एक के साथ में इंट्रोड्यूस करा दिया। और फिर उसके बाद देखिए ये कांटेक्ट कैसे चलते हैं। मैं सैटरडे के दिन घर पे आया और संडे सुबह मेरे पास मेरे लोकल ग्रुप के 2 मेंबर्स मेरे घर पे आ गए। उनमें से एक मुझे जानने वाला था, बातचीत हुई, और मंडे की शाम की मीटिंग को मुझे वो बंदा लेके गया। और आगे उसने लगभग 15 दिन मेरे को थाना और उसके आसपास के सभी ग्रुप घुमाए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, टेम्पररी कांटेक्ट और ब्रिजिंग द गैप की बातों की, ये हम कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां पे ये पुरानी है, वहां पे शायद ये हो रहा है कंटिन्यूस। नए क्षेत्रों में ये बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और पुराने क्षेत्रों में जो ट्रांजिशन था कि जब वो काम करने वाला व्यक्ति चला गया तो उसके बाद में किसी ने उसकी जगह नहीं ली, इसका हम एक बड़ा खलल महसूस कर रहे हैं, एक बड़ा हम गैप महसूस कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी सेवाओं को, कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए रखना। और इसके लिए अगर हम एक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जैसे पीआई कमिटी हमने बना रखी है सारे इंटरग्रुप्स में, अगर एक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की कमिटी बने और उस कमिटी के अंदर हर साल मेंबरों को चुन के सिलेक्ट करके उन पे जिम्मेदारी देते हुए, उनको एम्पावर करते हुए, उनके साथ अनुभव शेयर करते हुए, उनके साथ लिटरेचर डिस्कस करते हुए, अगर वो हम एक वारसा तैयार करेंगे, एक लेगेसी तैयार करेंगे, तो वो लेगेसी चलती रहेगी। तो आज के इस सेशन में थोड़ी सी लिटरेचर की जानकारी, थोड़ा सा हमारा पास्ट का अनुभव, और बहुत सारा हमारे भविष्य की तरफ आशापूर्ण नजरों से देखते हुए आज हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि आए हुए अलग अलग अनुभवों में से हम अपने आप को और कैसे सशक्त बना सकें। हम ये सर्विस की लेगेसी, खास करके ट्रीटमेंट फैसिलिटी की जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्कोहलिक्स तैयार मिलते हैं, इसके लिए हम उन मेंबरों को कैसे काबिल बना सकें। इसके साथ साथ हम कैसे इस सारे लिटरेचर का ट्रांसलेशन कर सकें, हम कैसे और नया लिटरेचर बना सकें।
ए, हम कैसे और ऑडियो वीडियो माध्यम को अपनी सभ्यता, अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशंस के अनुसार और अनुकूल कर सके, ये बात की बात जब भी हम एक लार्जर रूट लेवल पे करने लगेंगे ना, तो फिर ये मैं समझता हूं ये उस 12 स्टेपिंग की तरह हो जाएगा जिसके लिए सभी तात्पर होते हैं कि भाई अगर एड्रेस आया तो चल कल सुबह जाना, आई एम अवेलेबल, 7 बजे चलते हैं। हम में से कोई उस काम को कभी ना नहीं बोलता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम इसमें इसकी गहराई में उतरते जाएंगे, इसका महत्व समझेंगे, तो शायद हम में से कोई भी मेंबर ये ना नहीं बोलेगा कि मैं कांटेक्ट नहीं बन सकता हूँ, ये ना नहीं बोलेगा कि मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ शेयरिंग करने के लिए, ये ना नहीं बोलेगा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर से अगर किसी को पिकअप करके एक ही मीटिंग में लाना है तो आई विल गो ओवर दैट। तो आज की जो ये हमने ये सेशन की शुरुआत की है, जैसे मुर्तुजा ने इनिशिएटिव लिया है और इसको हम आगे भी चलाए रखेंगे, तो आज मैं अपनी शेयरिंग्स यहीं पे बंद करना चाहता हूं ताकि हम और डिस्कशन की तरफ चल सकें, अपनी समस्याओं को जान सकें और लिटरेचर और अनुभव के माध्यम से उन समस्याओं का क्या हल निकाला गया है और वो जो हल तत्वों में निकला है, उन तत्वों से, उन प्रिंसिपल से अपनी मुलाकात करते हुए अपने आप को फिर से रिन्यू करें, ताकि जो अंदर हैं अभी, जो होपलेस हैं बेचारे, उनको हम अपनी सोब्राइटी से अट्रैक्ट कर सके, उनको वो आशा दे सकें। सो मुर्तजा, आई थिंक वी शुड गो इनटू अ डिस्कशन मोड नाउ, क्वेश्चंस आंसर्स या एक्सपीरियंस शेयरिंग्स। इट विल बी ओके। अच्छा। इट विल बी मोर फ्रूटफुल। ओके, और वो दूसरा पैम्फलेट पर लेना है। आई विल शेयर इट विथ यू। अश्विन भाई के साथ तो शेयर किया है। देयर इज वन मोर दिस थिंग पैम्फलेट व्हिच आई हैव शेयर्ड। अश्विन जी, आप हो? देयर इज इनसाइड एंड आउटसाइड। नहीं नहीं, नॉट इनसाइड आउटसाइड, जस्ट वन सेकंड। आपको आपको वो भी शेयर कर दूं। देर आर लॉट ऑफ एंड गाइडलाइंस। इन ट्रीटमेंट सेटिंग्स। ए इन ट्रीटमेंट सेटिंग, मैं इसमें इसमें मैं समझता हूँ जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे जाएंगे ना, हम्म, तो डूज एंड डोंट्स तो बहुत हैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स हम्म, अनोनिमस कोई कॉमन सेंस और लॉजिक से नहीं चलती है, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। प्लस हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम जो भी हो, हमारे विचार जो भी हो, वो औरों के खिलाफ ना जाए। कब इस पैम्पलेट को लेना है, इस पैम्पलेट को भी अभी, इफ yeah, यू, we have the time, so then we can ठीक है, just do this pamphlet and then have या an या open discussion for ए everything. इन ट्रीटमेंट सेटिंग्स, मतलब जब भी किसी एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में अल्कोहलिक्स अनोनिमस काम करती है, तो इसको कुछ सवाल और कुछ जवाबों के माध्यम से ये पैम्पलेट बनाया गया है कि भाई किस प्रकार से ये हम ए को, जो ट्रीटमेंट सेटिंग्स में अल्कोहलिक्स है, उनके पास कैसे लेके जाते। हम में से इसके जवाब में बहुत विस्तार में इस बात का वर्णन किया गया है कि भाई हम में से बहुत सारे सोबर एम मेंबर्स को ऐसा महसूस हुआ है, हमने ये पाया है कि हम जब भी शराब से दूर रहते हैं, ड्राई ड्रंक होते हैं, तो या हम सेल्फ पिटी, आत्म करुणा के उस बिंज पे जाए हुए होते हैं, तो ऐसे में अगर मैं किसी दूसरे सफरिंग अल्कोहलिक से जो अभी पी रहा है उसके साथ काम करता हूँ, उसकी रिकवरी को देखता हूँ, तो वो एक बड़े ही ऊर्जा के तौर पे काम करती है, जो मेरे को मेरी आत्म करुणा में से और उस ड्राई ड्रंक की फेस में से निकलने में मेरे को मदद करती है। तो सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? अल्कोहलिक वार्ड हॉस्पिटल में, उससे बढ़िया जगह क्या नहीं हो सकती। तो इसमें 1934 में बिल के टाउन्स हॉस्पिटल में के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी डॉक्टर बॉब से मुलाकात का वर्णन किया गया है, और इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, रिकवरी होम्स, रेस्ट फार्म्स, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, ड्राइंग आउट स्टेशन, एडमिशन, इसमें से बहुत सारा भारत में अभी है नहीं हमारे पास। अगर हम देखेंगे तो शायद मैंने साउथ में कहीं हाफवे होम की शुरुआत सुनी थी, बट हमारे पास एक हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे अभी स्पेशलिस्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स आ गए हैं, तीसरा हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और इन सब का दायरा काट के जब ये अल्कोहलिक नहीं मुड़ पाता है, तो चौथा हमारे पास सीधा मेंटल हॉस्पिटल है, और उसके बाद में स्मशान। तो सवाल ये आता है इस पैम्पलेट में, क्या जो ट्रीटमेंट सेंटर की प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, क्या उनको एक ही जरूरत है क्या? तो क्योंकि वो तो खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उनका अपना ट्रीटमेंट का दायरा चल रहा है। तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट सेटिंग्स एक ही मीटिंग्स को
मदद करती हैं अंदर चलने में, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ है कि वो जिस प्रकार की भी ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट के बाद अगर व्यक्ति एक ही विचारधारा से जुड़ता है तो उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे में ये मेंबर्स उनके साथ कैसे काम करते हैं उनके दायरों में रहते हुए, तो इसके बहुत सारे तरीके, और तरीके अलग अलग क्यों हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे शायद बुजुर्गों का हॉस्पिटल है जहाँ पे बड़ी लंबी देरी तक के लिए लोग एडमिट हैं, जबकि दूसरी जगह के ऊपर एक छोटा डिटॉक्स सेंटर है जिसमें कि शायद 7 दिन का ही प्रोग्राम है। तो दोनों की सेटिंग्स अलग अलग हो सकती हैं, दोनों के ट्रीटमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें एडमिटेड जेंट्री अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो ट्रीटमेंट किट अवेलेबल है इस पुस्तिका में, उस ट्रीटमेंट किट, वर्कबुक, गाइडलाइंस, उनको यहाँ तक कि लिखे जाने वाले सैंपल, जो हम पत्र लिखते हैं उनसे पत्र व्यवहार, पहले पत्र व्यवहार होता था, आज हम उसको ईमेल कह सकते हैं, लेकिन वो लिखित तो वो है ही। क्या क्या हमने प्रेजेंट करना है उनको और कैसे बात करनी है उसके बारे में लिखा गया। अगर हमारे लोकल अंतर समूह में ट्रीटमेंट कमेटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो इस बात का संदेश दिया गया है इसमें कि हमने वो जल्द से जल्द शुरू कर। और एक पैम्पलेट जिसका और इसमें वर्णन किया गया है कि ए के सभासद कैसे प्रोफेशनल्स के साथ सहकार्य करते हैं, हाउ ए मेंबर्स कोऑपरेट विद प्रोफेशनल्स, हम कैसे अपने ट्रेडिशंस में रहते हुए आगे काम करते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप, ये सारा जो लिटरेचर का स्टफ है, ये मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब देके मुझे तैयार करता है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि जो भी लोकल सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थाना के शिवाजी हॉस्पिटल के वहां पे अल्कोहलिक वार्ड नहीं है, लेकिन उसके जनरल वार्ड में जो काम करने वाले साइकेट्रिक हैं या लीवर के ट्रीटमेंट वाले गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, इनसे बात करके एक तैयारी करके देखता हूं, तो मुझे बहुत सारे आयाम नजर आए, और उन आयामों में कि मैं यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं उस बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे मेरा शुरुआत का थाना शिवाजी हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव ये है कि वहां पे पेशेंट्स को मिलने के टाइम पे अगर हम जाएं तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग घिरे हुए होते थे रिलेटिव्स के साथ, बहुत सारा तामझाम होता था, तो मैन ऑन द बेड के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो ऐसे में जरूरी था उस मैट्रन को, उस वार्ड इंचार्ज को, उस नर्सिंग हेड के साथ में पहले जाके मिलना। ये तैयारी का विषय है, तैयारी का विषय जाके मिलना, नॉर्मली अपनी कहानी शेयर करके अपना उद्देश्य क्लियर करना, एक एक कुछ पैम्पलेट्स उसके पास छोड़ना, अपना फोन नंबर उसके पास छोड़ना, और उससे उस वक्त की बात करना जब पेशेंट्स का मिलने का समय नहीं हुआ हो और उसके पहले हम जा सकें। ये सारी तैयारी है दोस्तों, अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी में जाते हुए हम वन ऑन वन उससे बात कर सकते हैं, उसको अपना लिटरेचर दे सकते हैं। इनफैक्ट उस वार्ड में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाते हुए अलग अलग भाषाओं में बिग बुक, लिविंग सोबर और ढेर सारा ए का हम स्टफ वहां पे रख सकते हैं, जो कि शायद वो नर्सेस उनको मौके पे दे सकें और वो देख सकें। इसके साथ साथ अगर हम गहराई से आगे संपर्क रखते हैं तो वो नर्स कोई पेशेंट जो डिस्चार्ज होने वाला है उसका टाइम भी स्टैब्लिश कर सकती है कि भाई ये इतनी तारीख को होगा, उसके परिवार वालों का फोन नंबर भी मिल सकता है, और ऐसे में बात करके उसको वहां से निकलने के बाद में एक ही मीटिंग में लाने का काम बड़ी आसानी से किया जाता है। हम ये समझ लेना चाहिए हमने कि ऐसी फैसिलिटीज में जो भी व्यक्ति अपने शराबीपन के कारण ही एडमिट हुए हैं, वो खुद से अपनी तकलीफों के कारण आए हैं या उनके काम करने वाले मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने उनको भेज दिया है, या किसी परिवार वाले ने ही उसको धक्का मार के वहां जमा किया है, ये पैम्पलेट कहता है कि उस बात से कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसके बाद में एक और बात कही गई है, क्या हर ए सभासद वो हर एक पेशेंट के साथ रिलेट कर सकेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं, बट इट इज पॉसिबल। ये संभावना है कि कुछ व्यक्तियों के साथ जरूर आप आइडेंटिफाई वो आपके साथ करेंगे, और वो अपना ए के प्रति जो उनकी कुतूहलता है, क्यूरियोसिटी है, और अपनी मेरी सोब्राइटी में जो क्यूरियोसिटी है वो जरूर जागरूक कर सकते हैं। जैसे मेरा स्पॉन्सर मुझे कहता था ना कि भाई
तेरी शेयरिंग में जादू है, जरूर जादू है। और वो जादू इतना काम करेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति आके एक बार देखेगा, साला ये सरदार कहाँ जाके सोबर हुआ है। तो वो जादू हम सभी के पास, और ए तक लाना, क्योंकि एक ही मीटिंग्स में मेरे से कई गुना बड़ा जादू है, और एक ही मीटिंग्स में ही हमारे परिवर्तन होते हुए हैं। मैं तो सिर्फ वो हुक हूं, छोटा सा। और जब मैं एक बड़ी संभावना की बात करता हूं ना उस व्यक्ति के सामने, और उस पॉसिबिलिटी के साथ ले जाके उसकी मुलाकात कराता हूं, तभी लंबे समय तक जादू चलता है। कई बार, जैसे अगर आप इस कार्य में थोड़ा सा उत्सुक रहते हैं, और आपके फोन नंबर्स या इंटरव्यू के फोन नंबर्स ऐसे लोगों के पास होते हैं, तो जो नया नया डीन आता है वो अपने मेरे हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है उसकी बात करता है, और उसे जब महसूस होता है कि बहुत सारे अल्कोहलिक एडमिट हो रहे हैं और यहाँ पे ए नहीं है, तो सामने से फोन, और सामने से फोन करने के बाद में हमारा जाना वहां पे जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करके और सारे क्या बोलते परमिशंस लेने के बाद, वक्त सेट करने के बाद जा नहीं पाएंगे ना, नो शो हो जाएगा ना, तो शायद हमारे बड़े लंबे समय तक उस ट्रीटमेंट सेंटर के साथ हमारे संबंध बिगाड़ देगा। इसके लिए जरूरत है ये कमेटी की। जैसे इंटरव्यू में 2 साल के लिए पीआई चेयरमैन आता है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी कमेटी का भी काम छोटा सा ही है, लेकिन इसमें भी जो आए हुए व्यक्ति अगर 2-2 साल का कार्यकाल करें, तो आगे चलते हुए ये नो शो नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है, और हमारे इस अगले पैम्पलेट्स में भी कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि हमने हमारा वॉलेंटरी नेचर जो है ना, हम प्रोफेशनल तो है नहीं कि हमको कहीं से तनख्वाह मिल रही है या कहीं हम किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, हमने जाना ही जाना है। हमारी वॉलेंटरी नेचर ऑफ द फेलोशिप उस उस व्यक्ति को बड़े अच्छे से समझाना जरूरी होता है कि हो सकता है कि कभी कभी हमारी एक आधी मीटिंग मिस हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। हम आपके लोगों को भी तैयार कर देंगे। अगर नर्स भी है, जैसे ट्रीटमेंट सेंटर का काउंसलर मीटिंग्स चला लेता है, लोगों को शेयरिंग करने को लगा देता है, वैसे आपकी नर्स भी इनको लेकर के पैम्पलेट देके बात करने को लगा सकती है, वगैरह वगैरह। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, उस प्रकार से हम अपने टॉक्स को और फैसिलिटी की जरूरतों के अनुसार हम अपना प्रेजेंटेशन बना देते हैं। इसमें ए के फिल्म्स की भी बात की गई है, व्हाट ए इज एंड व्हाट ए इट इज नॉट की बात की हुई है। इसमें मेरा काफी अनुभव रहा है रोटरी ग्रुप के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, एचआर प्रोफेशनल्स की एसोसिएशंस के साथ, नर्सिंग हॉस्पिटल्स के साथ। तो हर एक जगह की जरूरत अलग हो जाती है, और उस जरूरत को समझते हुए हमें तैयारी करने की बात कर रहे हैं। अब बात ये होती है कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए ए मेंबर की, जो इस प्रकार के सेटिंग्स में, ट्रीटमेंट सेंटर्स में पैसेज ले जा सके। तो उसका जवाब है, एक अच्छी और स्टेबल सोबरिटी की बात करते हैं। अब कितने समय तक सोबर होना चाहिए, इसकी बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी ना ठीक होने वाला बीमारी है। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार की एक ही एक्टिविटी को हैंडल किया हो, जैसे ग्रुप का अगर वो सेक्रेटरी रह चुका हो, तो बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ जाती है अनुभव से। और ये बात की भी ताकीद की गई है कि कोई अकेला न जाए, एक अनुभवी ए मेंबर शुरुआत के दिनों में साथ में ले जाना, 1 या 2 मेंबर जरूरी होते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अल्कोहलिज्म इन रिकवरी, यस, ये जरूरी है कि हमने अपने अनुभव शेयर करने चाहिए। हाँ भाई, ये तो हमारा यूएसपी है, ये तो जादू है मेरे पास, और इसी जादू के बल पे तो मैंने दरवाजे खटखटाए हैं। तो ये हॉस्पिटल्स में तो हम 12 स्टेप करने ही जाते हैं, वहां पे तो डॉक्टर्स के साथ या नर्सेस के साथ बात करने में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब हमारे सामने हमारा दोस्त या भाई बैठा हुआ होता है, तो सीधी तरह 12 स्टेपिंग हो जाती है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखे कि हमने किसी भी प्रकार की बाहरी बात को उसमें लाना नहीं है। ना तो कहीं कोई दवाई की बात हो जाए, ना तो कहीं किसी चीज की बात हो जाए, ना तो यहाँ पे क्यों रखा है। बस उस निकी डी की तरह जिसने मेरे बेड के पास बैठने के टाइम ये बोला था, सरदार जी आपसे 2 मिनट बात करनी है, मैं कर सकता हूँ कि मुझे अपनी कहानी शेयर करनी है, बस। और उसने मेरे साथ लगभग आधा घंटा सिर्फ अपना दुख शेयर किया, अपनी लाचारी शेयर की, फिर ए से मुलाकात शेयर की,
और मुलाकात के बाद में जो उसे मध्य मुक्ति मिली वो शेयर की, और आज के दिन वो कैसे मध्य मुक्त रहते हुए एक आनंदी जीवन जी रहा है, और कैसे इस आनंद की कृतज्ञता ने, इसके ग्रेटिट्यूड ने उसको प्रेरित किया है मेरे पास आने के लिए। एंड दैट वाज इट। तो इस पैम्पलेट में भी वही किया गया है कि क्या जरूरी है हमारा दर्द शेयर करना, और आज की इस आजादी की खुशी को शेयर करना, आज के अनुभव को शेयर करना। तीसरे नंबर पे है एक कॉमन सेंस का अप्रोच होना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हम नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और हम कोई ऐसे ऑर्गेनाइज सेटअप में आ नहीं पाते। हमारे पास ना तो कोई रूल्स है, ना तो हमारे पास बॉसेस है। जबकि इसके विपरीत प्रोफेशनल ट्रीटमेंट सेटिंग्स में वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो अपना काम करने के लिए आए हैं, उनके पास वकील होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके व्यक्ति प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, उनके पास लाइसेंसेस होते हैं। उनके स्टाफ मेंबर्स अपनी ड्यूटी को लाइटली ले नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मद्यपान एक बड़ी घातक बीमारी है। जब हम ई का मैसेज कैरी करते हैं ना, तो हम ये जानते हैं कि ये सीरियस बिजनेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी गहराई को समझते हुए वहां पे जाएं। इस पैरा में वो तुलना की गई है कि भले वो कितने भी ट्रेंड हैं, भले उनके पास लाइसेंसेस हैं, सब कुछ हैं, वो सरकार मान्य है, और हम वॉलेंटियर होते भी हमको उस गहराई का, जिसका हर व्यक्ति ने सामना किया है, जिसकी हर व्यक्ति से पहचान हुई है, वो हमें उस बल प्रदान करती है। चीयरफुल ह्यूमिलिटी बड़ा सुंदर डायरेक्शन है। चौथा पॉइंट है कि एक नम्रता, एक मुस्कुराती हुई नम्रता। हम वी सिंपली पुट द मैसेज इन फ्रंट ऑफ द अल्कोहलिक एंट्री। वो शराबी क्या करता है ये हमारा काम नहीं है, शायद वो इग्नोर कर दे या वापर ले, बट ये मुद्दा जरूरी है कि उस अल्कोहलिक को चूज करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और हमने कभी भी उस व्यक्ति ने चूज किया या नहीं किया, चूज किया तो खुश होके उसका गुणगान, और नहीं चूज किया तो उसकी बुराई या किसी प्रकार के गुस्से के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव है, शिवाजी हॉस्पिटल में काम करते हुए हमारा एक रेगुलर स्लीपी था जिसको हमने वहीं से उठाया था। वो दूसरी तीसरी बार हुआ तभी मैं टच में था, और मैं 2 बार उसके पास जा पाया, वापस ए में आया। 2 बार जाने के बाद में भी फिर वही एक राउंड में हमको उधर मिल गया। तो बोला, मंगेश फिर तू इधर ही? अरे नहीं, बोलता लकी भाई ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो बिना उसकी तरफ इशारा किए, देखो समझदारी इसमें किस बात की है कि 2 बेड पे बाजू बाजू वाले लोग बैठे हुए हैं, एक नया अल्कोहलिक एडमिटेड है और दूसरा 3 बार एक ही मीटिंग करके फिर पी के आ चुका है। बाजू वाले को बताने की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ देख, नो कंपैरिजंस बॉस, इसकी तरफ देख, ये भी मस्ती कर रहा है। और सच्चाई तो ये है, मंगेश तीसरे हॉस्पिटलाइजेशन में मुझे मिला तो मेरे साथ में रोया, वो उसका पेट फूक चुका था। मेरे को बोलता है, लकी भाई मैं तेरी गाड़ी में बैठ के सीधा मीटिंग में ही जाएगा, मैंने और कहीं नहीं जाना है। लेकिन सच्चाई दोस्त ये थी कि वो संडे की शाम को या सैटरडे की शाम को छूटा, नितिन कंपनी के सामने सिग्नल पे माई बार है उसके अंदर जाके बैठा, और उधर पीते पीते। बट ये सारे जो अनुभव है ना, ये सारे अनुभव मेरे अंदर वो किसी प्रकार की रंजिश या खुन्नस लाने में नहीं काम करने चाहिए। मुझे उस अल्कोहलिक को, बाजू वाले अल्कोहलिक को भी बिना तुलना किए हुए पूरी आजादी देने की जरूरत है। एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस। जब हम मैसेज कैरी करते हैं तो हमारे हम किसी की अथॉरिटी में काम करते, हमारे लिए पहली अल्टीमेट अथॉरिटी तो ए वर्क ही है। वो लविंग गॉड एज ही में एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अवर ग्रुप कॉन्शियस, यानी कि हम अपनी जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी की कमिटी है, उस कमिटी ने जिस प्रकार का ग्रुप कॉन्शियस हुआ है उसके साथ चलते हैं। दूसरी तरफ एक और अथॉरिटी होती है कि जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इंचार्ज है पेशेंट्स का और क्लाइंट्स का, और उनकी तरफ जो जवाबदारी है, तो हमारे को उनके कायदे कानून है, मतलब दूसरी अथॉरिटी के। पहले में हमने अपनी अथॉरिटी की बात की, जहां से हमको अपने निर्णय लेकर के हम काम करते हैं। दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल की या ट्रीटमेंट सेंटर की अथॉरिटी है, उसके अपने कायदे कानून हैं, और उनको पालना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर शायद हम उनका उल्लंघन करेंगे तो हमें वापस घुसने नहीं दिया जाएगा, दरवाजा शायद
काफी समय के लिए बंद हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे काम करने के लिए बहुत सारा सब्र, सेल्फ डिसिप्लिन, ये समझते हुए कि हमारे को अपने ट्रेडिशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। डिपेंडेबिलिटी। अब बात आती है कंटिन्यूटी की। जैसे मैंने पहले कहा, दरवाजे मुश्किल से खुलते हैं, लेकिन खुले हुए दरवाजे को खुला रखने के लिए वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम कमिटेड हैं, हम डिपेंडेबल हैं। मुझे पता है कि जब 2-3 बार हम वहां पे जा नहीं पाए, तो मैंने उस डीन के साथ अपॉइंटमेंट लेकर के उसको हाथ जोड़ के बोला था कि सर, हमने पहले भी आपको बताया था, हमारा वॉलंटरी नेचर है। अब समस्या ऐसी है कि हमारे लोग हमारे पास लोग नहीं है इस कमेटी में काम करने के लिए। हम आ नहीं पाएंगे बुधवार को शाम को 5 बजे, जो हमें समय दिया गया था। तो कृपया हमें क्षमा करें। प्लस, जैसे ही हमारी कमेटी में और वॉलंटियर्स आ जाएंगे, हम पुनः आपसे संपर्क करेंगे और ये सेवाएं देने की फिर से कोशिश करेंगे। इट वॉज ह्यूमिलिटी। मैं समझता हूँ, मेरे को मेरे ट्रेडिशंस ने, मेरे मेरे से पहले आए हुए मेंबर्स ने इस ब्रूटल ऑनेस्टी के बारे में पूरी जानकारी दे के रखी, और ये जानकारी बड़ी काम में आई। क्योंकि हम पेशेंट के साथ तो 12 स्टेपिंग करते हैं, वन ऑन वन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यह भी होता है कि हम जो चलाने वाले हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो मालक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ में हम कैसे रिश्ते रखें। और वो रिश्तों में एक 12 कदमों पे काम किए हुए आदमी का एक निखरा हुआ व्यक्तिमत्व जब जाएगा ना दोस्त, तो सिवाय सच्चाई के, सिवाय हमारी वॉलेंटरी नेचर के, सिवाय हमारी मदद करने की असीम इच्छा के, हमारे लिमिटेशंस के, पूरे दरवाजे खोल के हम उसके सामने रख सकते हैं। और मेरा ये अनुभव है, थोड़ा सा वक्त काम करने के बाद में, वो ये व्यक्ति एक का दोस्त होना ही होना है यार। अगर वो एक का दोस्त नहीं हुआ, तो शायद कमी मुझ में है, मैंने ए के बारे में ढंग से बताया ही नहीं। और क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि साला मैंने ही नहीं समझा ए के बारे में। तो ये जरूरी है, डिपेंडेबिलिटी। इस पैरा में वो भी लिखा हुआ है, व्हाट पीपल थिंक ऑफ ए डिपेंड्स ऑन अस। अगर हम रिलायबल हैं, तो ए भी रिलायबल लगेगी। और हम भूले भटके लोग, कभी पहुंचे कभी नहीं कुछ पहुंचे, तो ए भी वैसी ही लगेगी। साली ये तो लोग पता नहीं जब इच्छा से आएंगे जाएंगे, पता नहीं, इनका कुछ बेस नहीं है यार, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, हमारी पब्लिक रिलेशन पॉलिसी अट्रैक्शन से है, प्रमोशन से नहीं। तो हम में से सभी व्यक्ति उस ए वे ऑफ लाइफ का अट्रैक्शन कैरी करना चाहिए, जो कि नम्रता पूर्वक जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत वाली लाइफस्टाइल होती है। जहां नहीं हो सकता है, वहां नम्रता पूर्वक हम हाथ जोड़, नॉलेज ऑफ ए। अब ये शायद मैं पहले ही इस बात में बता चुका हूं। जैसे अगर कुछ नए सभासद कुछ ही मीटिंग्स के दायरों में घूमते घूमते रहे हों, और उनकी एक बड़ी फेलोशिप के साथ में, यानी कि और मीटिंग्स में जाते हुए अगर जान पहचान नहीं हुई है, तो थोड़ा तकलीफ वाला विषय बन सकता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे काम के लिए तैयार कर रहा है, उसने अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। का लिटरेचर स्पॉन्सर लेते हुए, सर्विस स्पॉन्सर लेते हुए, जैसे आज का ये टॉक और डिस्कशन है, ऐसे डिस्कशंस में सहभागी होते हुए अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो अपने अनुभव को गहरा करना चाहिए, क्योंकि आपके अनुभव ए के अनुभव नहीं है दोस्त। आपके अनुभव शायद सीमित होंगे, लेकिन ए का खजाना तो असीमित है। तो जब हम इस असीमित खजाने में प्लग करते हैं ना, तो भले मैं छोटा हस्ती हूं, लेकिन मेरे पीछे की ताकत मेरे अंदर वो रोशनी दे देती है दोस्तों। लेकिन वो रोशनी देने के लिए मुझे उस रोशनी के पास जाना पड़ेगा। मुझे अपनी असुरक्षितताओं से निकलते हुए इस तरफ देखना पड़ेगा। ये जरूरी है। तीनों लेगेसीज की बात करता है ये पैम्पलेट, जहां पे रिकवरी यूनिटी सिर्फ 12 कदम ही नहीं, 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट्स की जानकारी जरूरी है। 8वां पॉइंट इसमें बताया है कि हमने अपने विषय से ही चिटकना चाहिए, एबिलिटी टू स्टिक टू अवर बिजनेस ओनली। अब जब हम ऐसी सेटिंग्स में मैसेज कैरी करते हैं, तो वहां की सेटिंग्स जो है, शायद हमारी इस एक निष्ठता को चैलेंज करने वाली हो सकती है। ऐसे में हमें ये याद रखना चाहिए कि ए का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबरिटी, यानी कि खुद शराब से दूर रहना और जिनको शराब से दूर रहने की इच्छा है उनको मदद करना। बस हमारा ये बिजनेस एजुकेशन का नहीं है। ये जैसे हम अल्कोहलिज्म की भी बात नहीं कर सकते, रिलीजन की, मेडिसिन की और किसी भी चीज की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, ना धर्मगुरु है। द ए मैसेज इज कैरिड बाय शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। निकी डी ने मेरे साथ क्या किया था? निकी डी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी शेयर की थी। हमें भले सेटिंग्स कैसी भी हो, हमारा ये काम नहीं है कि हम उस प्रोफेशनल एजेंसी को क्रिटिसाइज करने चले या उनको बताने चले अरे अल्कोहलिक एडमिट है साला, उसको टाइम पे खाना तो दो, उसका बेड देखो कैसा है, उसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है। वो हमारा जॉब नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं आता है वो। हमने अपनी रिकवरी के बारे में, हमने रिकवरी के बारे में क्या जाना है, अपनी तकलीफों के बारे में और इस बारे में बताते हुए कि कैसे आज मुझे खुशी हो रही है कि जो मुझे मिला है उसको दे। मोर देन दैट, गिविंग इट अवे विदाउट एनी थॉट ऑफ रिवॉर्ड। भाई, ना तो मुझे किसी हॉस्पिटल में से कोई मिलना है पैसे, ना तो मेरी ए ने मेरे छाती पे तमगा लगाना है। ये तो मेरी दिली इच्छा है कि ये मुक्तता आपको मिले। दोस्तों, मैं बोलता हूं, ये अनुभव आपकी मेरी सोबराइटी, मेरी मध्य मुक्ति को इन छोटे छोटे अनुभवों ने जितना सशक्त किया है ना, शायद शायद ही किसी और कदम ने किया हो। मुझे याद है जमशेदपुर में गया था और मैंने वैसा ही एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा रखा था। मैं बोला चलो यार यहाँ के हॉस्पिटल्स में चलते हैं। वो मुझे टाटा के ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ले गए। शायद कभी नहीं गए थे वहां पे लोग, डॉक्टर्स घुसने नहीं देते, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जब ये पैम्पलेट जो बोलता है ना, यकीन मानो दोस्तों, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे मालिक का कि उसने मुझे पहले से ही वो अनुभव दे दिए थे। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, फोन पे बात किया, पेशेंटली उसके दरवाजे के बाहर बैठे रहे, भले 1 घंटा बिठाया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाने के बाद अपनी बात रखी और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं तो कुछ समय के लिए यहाँ आया हूँ, अगर आप मौका दें तो आपके पास कोई भी अल्कोहलिक अगर एडमिट हो, भले कोई और ट्रीटमेंट के लिए आया हो, आप ज्यादा जानते हैं, तो मुझे उनके साथ बात करने का मौका दिया जाए, ये मेरी जरूरत है। एग्जैक्टली व्हाट बिल सेड। यस, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कभी नहीं, कभी फेल नहीं होती दोस्त। तो ये जो आखिरी पैरा में इसका 8वां टेप था, एबिलिटी टू स्टिक टू अवर ओन बिजनेस, बड़े काम करता है। मुझे याद है हम कुछ किताब कैरी कर रहे थे, वो बंदा टाटा में ड्राइवर था, इतना मुझे याद है, उसने मेरे से 1000 सवाल पूछ डाले। लेकिन मुझे पता था दोस्त, ये 1000 सवाल इसके किसी काम में नहीं है। और मैंने उसको रोका, मैंने कहा देख भाई, ये सवालों का जवाब मेरे पास है नहीं। उसने मुझे उकसाया, अरे तुम बोलते हो 28 साल और तुम्हारे दोस्त बोलते हो तुम बंबई से आए हो, तो तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो यहाँ क्यों आए? गुस्सा हो गया वो बेचारा। मैं समझ सकता था उसके दर्द, लेकिन वहां पे मेरा अनुभव ये बताता था कि यस, इसको जानकारी दे, अपना अनुभव सुना, अपना लिटरेचर देके जाओ और प्रार्थना कर, मूव ऑन। आगे आता है हाउ डू वी मेक कांटेक्ट विद ट्रीटमेंट सेटिंग्स। तो हमने पहला कांटेक्ट कैसे शुरू करना है, तो ऐसे में अ, अपने जनरल सर्विस ऑफिस में भी, वहां पे यूएस का ये पैम्पलेट है। तो यूएस में ना आज भी अपने जीएसओ के स्टाफ में लगभग 80 लोग काम प्रोफेशनली पेड सैलरीज पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे इस प्रकार से हैंडल होती हैं। तो ऐसे में एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जनरेट करना भी उनका काम हो जाता है। वैसे जब भी हम अपना इंटरग्रुप स्थापित करते हैं तो हम भी सर्च करते हुए एक जनरल लिस्ट बनाते हैं पूरी की पूरी, और रेगुलर बेसिस के ऊपर उसको अपडेट करते रहना, ये हमारा काम होता है। तो हमें अगर कि हमारे थाना की अगर कमेटी को ट्रीटमेंट कमेटी बना के करना है, तो इनके पास वो लिस्ट, आजकल तो गूगल है, बड़ी जल्दी लिस्ट तैयार हो सकती है। और इन सब के साथ फोन करके बात करते हुए, अपॉइंटमेंट लेते हुए, अपना उनको अप्रोच करने का माध्यम बताते हुए वहां पे हम काम शुरू कर सकते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ, थाना में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जुपिटर जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल में हमारी मीटिंग्स चल रही है, बहुत अच्छी सेटिंग है दोस्तों। मैं नहीं समझता कि उतना बढ़िया मीटिंग हॉल इंडिया में कहीं पे भी होगा, बट यस, ये हमारे उन अनुभवी मित्रों के रेगुलर परजर्वेशन के साथ हुआ जिन्होंने उन साइकेट्रिस्ट के साथ रिलेशन बनाए। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं भैया हमें घुसने नहीं देते हैं, तो शायद
हमारा अनुभव कम पड़ रहा है, और अगर हमारा अनुभव कम पड़ रहा है तो ऐसे में हम हमारे शेयर्ड एक्सपीरियंस की तरफ आ सकते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस की तरफ आ सकते हैं। इसके लिए हमारे भारत के जीएसओ में बहुत सारे कम्युनिकेशन अवेलेबल है। जैसे हम मीटिंग की जगह के लिए अप्लाई करने के लिए हम बहुत सारे परमिशंस का रेफरेंस मंगा सकते हैं, वैसे ही हम इस एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट किट, ये जीएसओ न्यूयॉर्क की बातें हैं, शायद हमारे पास जो हमारे डिस्कशंस में से आएगा, तो आज जो हमारे साथ में जुड़े हुए ट्रस्टीज और डेलीगेट्स हैं, ये सारे के सारे वो जो फुट सोल्जर शायद रांची के सीआईपी में जा रहा है और उसको सशक्त करने की बात हम कॉन्फ्रेंस और बोर्ड में करते हैं, तो जो हमारे पास मिसिंग है वो पूरी तरह से तैयार हो सकता है। और शायद उस तैयारी का पहला कदम है ये चर्चा। और ये चर्चा में हम जो अपनी मदर जीएसओ है, जहां पे पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सशक्त कर लिया है, उन साधनों को देखते हुए हम अपने यहाँ पे भी उसमें के साधन बनाएं। इसमें बहुत सारी लिटरेचर की पैम्पलेट्स का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे याद है कि हमने लॉकडाउन में मैंने और पुष्कर ने मिलकर बहुत सारे पैम्पलेट्स पे चर्चा करने की कोशिश की थी। तो उन पैम्पलेट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो बड़े ही आसान शब्दों में हर एक पैम्पलेट ने एक मुद्दा पकड़ते हुए उसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश, प्रार्थना करते हुए खुले मन से अगर मैं उनको समझने की कोशिश करूं तो एक अल्कोहलिक को समझ में आ जाए, इसी हेतु से वो लिखे गए हैं। ट्रीटमेंट सेटिंग्स में अगर मीटिंग होती है तो वो किस प्रकार की हो? अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 2 प्रकार की मीटिंग्स ट्रीटमेंट सेंटर में हो सकती है जब वो वहां पे एडमिटेड हैं। रेगुलर ए ग्रुप मीटिंग्स, जो कि शायद मुंबई के कई हॉस्पिटल्स में, केईएम में दादा जो हमारे थाना में रहते हैं उन्होंने बहुत साल मीटिंग चलाई। वहां आसपास रहने वाले लोग वहां के ग्रुप मेंबर्स बन जाते थे, और फिर वो वार्ड के अंदर जहां मीटिंग चलती है, दैट बिकम्स एन ए ग्रुप। वार्ड के अंदर के एडमिटेड लोग भले कहीं से भी आए, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आसपास रहने वाले 5, 7, 10 मेंबर्स उसको जब अपना होम ग्रुप बना लें तो वो एक ही ग्रुप मीटिंग हो गई। और तो और ये पैम्पलेट में बात की गई है कि हम ट्रीटमेंट सेंटर्स में, सेटिंग्स में ग्रुप के लिए स्पेस रेंट करते हैं। दोस्त, हम तो बहुत दूर हैं उस बात से, लेकिन हमको करना पड़ेगा आने वाले वक्त के साथ। अगर केईएम हॉस्पिटल या टाटा मेमोरियल या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल अगर हमको बोलेगा कि भाई ये कमरे का किराया देना पड़ेगा, तो हमने खुशी खुशी देना चाहिए। हॉस्पिटल मीटिंग्स सुपर। मैं हॉस्पिटल मीटिंग की उपज हूँ दोस्त। मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में मैंने पहली मीटिंग की है, और वो एक ग्रुप था जो आसपास के लोग रहने वाले थे, उनका बनाया हुआ था। इसके आगे ट्रीटमेंट सेटिंग्स में ये मीटिंग्स, ये ग्रुप से अलग है, ये मीटिंग्स हैं। अब देखिए, जो पहले मैं केईएम हॉस्पिटल की, भाटिया जनरल हॉस्पिटल की बात कर रहा था, देवर ए ग्रुप्स, जाके अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, थर्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, विदाउट एनी एफिलिएशन, सेल्फ सपोर्ट के वो ग्रुप चला रहे हैं। अब दूसरे प्रकार की मीटिंग्स चल सकती हैं, जो कि सिर्फ एक ही मीटिंग, ये मीटिंग्स में शायद बाहर के लोग अलाउड नहीं हों, बिकॉज ये मीटिंग्स में उस ट्रीटमेंट सेंटर में एडमिटेड लोग ही अटेंड कर सकें, और बाहर से जो भी ऑथराइज लोग हैं वो ऑथराइज लोग ही 2-3 लोग जाके वहां पे मीटिंग अटेंड कराएं। इस मीटिंग को कैसे चलाना है और इसके बारे में इस पैम्पलेट में वर्णन किया गया है। ए इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन फॉर क्लाइंट्स एंड प्रोफेशनल, जो हम एक ही जानकारी देंगे, प्रेजेंट करेंगे जानकारी, जो ओनर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स वो चलाते हैं, तो उनको देने के लिए 2 सेपरेट पीसेस की बात है। देर आर 2 सेपरेट सर्विस पीसेस दैट आर सजेस्टेड गाइडलाइंस फॉर दिस इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशंस, और ये ट्रीटमेंट वर्कबुक में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन दिया गया है। हमने अपने तरीके से, भारत में बहुत सारा लिटरेचर बनाया हुआ है, हम उसका एक बंच ले जाते हैं, उसमें अलग अलग पैम्पलेट्स हैं, और वो बंच ले जाके हम उनको प्रेजेंट करते हुए बात करते हैं। हाउ डू यू गेट ए मीटिंग स्टार्टेड इन अ ट्रीटमेंट सेटिंग्स? भाई, ए की मीटिंग की शुरुआत कैसे करें? अगर उस ट्रीटमेंट, आप ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर को जानते हैं कि जहां पे आज तक कोई ए का सक्सेसफुल कांटेक्ट नहीं हो पाया है, तो उनके साथ में टच में आइए, लोकल इंटरग्रुप के टच में आइए। अगर लोकल इंटरग्रुप में कोई कमिटी नहीं है तो आप वो कमिटी बनाइए। ऐसे
इच्छा रखने वाले सभासदों को जमा करिए और उनके साथ में पहले बात कीजिए और ये देखिए कि उनमें से कितने लोग ये जवाबदारी लेने को तैयार हैं। दूसरा, हमने अंदरूनी तैयारी एक बार कर ली तो फिर हम बाहरी तैयारी। उनके ये पैम्पलेट में कहा गया है कि उनके जो पहले पेशेंट एडमिटेड थे, जो आज कहीं ए में आ रहे हैं, तो उनसे बात करना, या ए में नहीं भी आ रहे हैं तो भी उनसे बात करके फॉर्मर पेशेंट्स के बात करते हुए समझना। तीसरा, अपॉइंटमेंट लेना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में और उसको अपने सेवाओं का ऑफर करना। ये बताना जरूरी होता है कि वी आर अ रिसोर्स फॉर यू। आप जो कर रहे हैं उसी को बढ़ावा देने के लिए उसकी मध्यमुक्ति टिकाने की हम कोशिश करेंगे। और तो और ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो ए मेंबर्स बोलते हैं वो खुद के लिए बोलते हैं। देयर इज नो स्पोक्समैन ऑफ ए, कि कोई भी एंटायर फेलोशिप के बिहाफ में बात नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने लिए बात करता है। अगर वो ट्रीटमेंट वाले चाहते हैं कि ए की मदद को आजमाया जाए तो इट में बी ए गुड आइडिया कि ये मेंबर्स ने, भाई हम रोज आ जाएंगे ये बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा अनुभव ये कहता है कि ज्यादा कमिट करने की जरूरत नहीं है, हम उत्साही लोग हैं। तो इजी डज इट का स्लोगन यहाँ वापस हो सकता है कि शायद आप आपके नाम और फोन नंबर से लेकर के वहां से छूट जाए, मतलब निकल के आना पड़े, कोई पता नहीं मीटिंग चले या नहीं चले। आपने जरूर लिटरेचर कैरी करना है और वो लिटरेचर में, इफ यू आर अ प्रोफेशनल इन योर कम्युनिटी, एट अ ग्लांस, मैं यहां से कहाँ जाऊं, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर। इनफैक्ट ये पैम्पलेट भी है इन ट्रीटमेंट सेटिंग्स, ये पैम्पलेट भी हम उनके पास छोड़ सकते हैं। मैं बात करते करते मुझे महसूस हो रहा है कि एट अ ग्लांस हमारे पास हिंदी मराठी में है, लेकिन इफ यू आर अ प्रोफेशनल इन योर कम्युनिटी वगैरह ये हमारे पास ट्रांसलेटेड नहीं है। और तो और मैं ये बात यहाँ पे मेरे डेलीगेट्स और ट्रस्टीज के सामने रखना चाहता हूँ कि इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इसकी भाषा अमेरिकन प्रोफेशनल्स को एड्रेस करती है। इसको हमने चेंज करते हुए एक नया पैम्पलेट बनाने लेना चाहिए और वो नए पैम्पलेट में हमने भारतीय सेटिंग्स, भारतीय नाम और भारतीय विचारधारा को सामने रखते हुए पैम्पलेट बनाना चाहिए। और ऐसे पैम्पलेट का हमें कॉपीराइट की भी जरूरत नहीं है, वो हमारा अपना पैम्पलेट होगा। तो आगे चलते हुए जब वो ट्रीटमेंट सेटिंग्स ए के सभासदों को मीटिंग होल्ड करने की बात करती है, जैसे कि मैं आज ही अनुभव दूं, दादर में जैन हॉस्पिटल है, जैन ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसमें आज हमारे थाना का श्रीधर 34वां, भिवंडी का श्रीधर 34वां अपना बर्थडे मना रहा है। ये कांटेक्ट कोविड के अंदर मुझे मौका मिला था ये कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि रोटरी में मैंने अपने आप को ए का कांटेक्ट बोल के दर्ज किया हुआ है। और रोटरी के कई ग्रुप्स में जब भी उनके सपोर्ट में या उनके डिस्कशन में बात होती है तो एज अ स्पीकर मुझे बुलाया जाता है और वहां पे जब ऐसे स्पीकर में जाता हूँ, बात करता हूँ। हालांकि मैं रोटेट हो चुका हूँ अपनी बहुत सारी सेवाओं से, लेकिन ये रेगुलर ये सर्विस है जो मुझे सारी उम्र करनी है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बार कोशिश करता हूँ अपने साथ में कुछ नए सभासदों को ले जाऊं ताकि ये लेगेसी चलती रहे। लेकिन बहुत सालों से काम करते करते कई डॉक्टर्स, देखिए कैसा होता है, ये पैम्पलेट खत्म करके ही शेयर करूं तो अच्छा है, नहीं तो मैं अपनी कहानियों में चला जाऊं। तो अगर ये ट्रीटमेंट सेटिंग्स पेशेंट्स कुछ ही दिनों के लिए रखती है तो मे बी 2 और 3 मीटिंग्स अ वीक इज नीडेड। ये जरूरत को समझना पड़ेगा। और अगर वो हॉस्पिटल या रिहैब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाला है और अगर वो लोग बाहरी मीटिंग के लिए पेशेंट्स को अलाउ करते हैं तो उस सेटिंग के अंदर शायद हफ्ते की एक मीटिंग भी चल। हमारी इस पैम्पलेट में आगे चलते हुए हमारी शुरुआती कॉन्फ्रेंसेस में द फैसिलिटी स्टाफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मेंबर्स टू डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट ए डज नॉट डू। हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, ये जरूर बताना बहुत जरूरी है। इसमें आगे उन टप्पों का वर्णन किया गया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या नहीं करती है। ना तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते, आग्रह नहीं करते ए का ज्वाइन करने के लिए। जिसको ए में आना नहीं है हम उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। ना तो हम अपने मेंबरशिप का रिकॉर्ड और केस हिस्ट्री रखने की बात करते हैं। हम किसी प्रकार की रिसर्च नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम इतनी भी रिसर्च नहीं करते, हमने खुद का मेंबरशिप सर्वे नहीं किया हुआ है। हम किसी काउंसिल या सोशल एजेंसीज के अंदर एफिलिएटेड नहीं है, उनके साथ संपर्क में नहीं है।
हालांकि हम कोऑपरेशन जरूर करते हैं। हम अपने सभासदों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। जो भी ए का फॉलोअप होता है वो वन ऑन वन होता है। कोई ऑर्गेनाइज कंट्रोल हमारे पास है नहीं कि स्कूल के जैसा कि ये आज क्लास में आया क्यों नहीं, इसकी पता करो। हम मेडिकल या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस नहीं करते हैं। हम किसी भी प्रकार की नर्सिंग सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन या दवाई नहीं देते हैं। हम किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक या रिलीजियस, धार्मिक सेवाएं नहीं प्रदान करते हैं। हम अपने कार्यक्रम को आध्यात्मिक बोलते हैं और उस कार्यक्रम में स्वेच्छा से आए हुए व्यक्ति अगर उस मार्ग पे चलते हुए मुक्ति पाते हैं तो वो इसको जो बोले वो, लेकिन हम अपने आप को धार्मिक सेवाएं या आध्यात्मिक सेवाएं देने वाला नहीं कहते हैं। हम किसी प्रकार का एजुकेशन या शराब विरोधी कार्य में नहीं एंगेज हैं। इसके साथ साथ ना तो हम उस अल्कोहलिक को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, किसी भी प्रकार की बात हम नहीं करते हैं। ना तो हम घरेलू उसके परिवार के साथ बैठते हुए काउंसलिंग या किसी प्रकार की नौकरी के लिए उसको तैयार करते हैं। नो। इसके साथ साथ 12वां टप्पा महत्वपूर्ण है। हम अपनी सारी सेवाओं के लिए किसी के पास से कोई पैसा स्वीकार, ना ही किसी व्यक्ति से फीस ली जाती है और ना ही किसी बाहरी संगठन से किसी भी प्रकार की पैसे की मदद ली जाती है। अब ये जो 12 कदमों के यहाँ पे टप्पे बने हुए हैं, ये हर एक को समझना जरूरी है। ये सारे लेसन्स हमको अपने अनुभव से मिले हैं। तो जो ये ट्रीटमेंट सेटिंग के अंदर इंचार्ज बोल के काम करते हैं, मतलब वो कांटेक्ट बोल के काम करते हैं, उनको एजेंसी के रूल्स को अच्छी तरह समझना चाहिए। विजिटिंग आवर्स, टेलीफोन कॉल्स, तंबाकू की जो मैं बात कर चुका हूँ, मैसेजेस, या अपने साथ में फोन ले जाके अगले को फोन दे देना, नो। पेशेंट्स के मैसेजेस बाहर आके उसकी फैमिली को डिलीवर करना, बिल्कुल नहीं। हमको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि भावनिक होने की जरूरत नहीं है वहां पे। हम सब जानते हैं हमारा खुद के डिनाइल ने हमसे क्या करवाया है। सिर्फ सच्चाई, ओनली द ट्रूथ कैन सेट अस फ्री, ओनली द प्राइमरी पर्पस विल मेक अस एफिशिएंट इन कैरिंग द मैसेज। बाकी चीजों से बचने की बात की गई है यहाँ पे, और वो बिल्कुल बचना चाहिए। मुस्कुराती हुई नम्रता से बचना। इस पैम्पलेट को जैसे हमने आज चर्चा में टप्पा दर टप्पा मैंने पढ़ते हुए उसको थोड़े से अपने अनुभव जोड़ते हुए ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। अकेले पढ़ने में शायद ये बोरिंग लगेगा, लेकिन जब थोड़े से अनुभव के साथ जोड़ा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण लगने लग पड़ता है। मैं बात कर रहा था नवनीत जैन हॉस्पिटल की। तो रोटरी का कांटेक्ट में उन्होंने अपना एक प्रोग्राम चलाया हुआ जहां पे वो एडिक्शन प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी समस्याओं की बात करते हैं। लेकिन जब ये अल्कोहल की बात आती है तो बहुत सारी टॉक्स में मैंने एक ट्रेडिशंस, रोटरी है तो बड़े समझदार लोग हैं, क्रीम ऑफ सोसाइटी है वहां पे। तो वहां पे मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ट्रेडिशंस शेयर करने में बहुत आनंद आता है। और जब मैं उनको उनके भी ट्रेडिशंस रोटरी के बड़े ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशन, और उन जब मैं अपने ट्रेडिशंस को शेयर करता हूँ, अपनी वॉलेंटरी नेचर, हमारा वॉलेंटरी अप्रोच की बात करता हूँ, हमारा जो नॉन अलाइनमेंट नाइदर एंडोर्स पॉलिसीज की बात करता हूँ, कॉरपोरेट पॉवर्टी की बात करता हूँ, यकीन मानो दोस्तों ये उतना ही प्रभावित उस नॉन अल्कोहलिक को करते हैं जितना प्रभावित मेरी स्टोरी एक अल्कोहलिक को करती है। तो आज शायद ये शेयर करते करते मुझे भी समझ में आया कि एक अल्कोहलिक के साथ मेरी कहानी और एक ए के मित्र के साथ एक ही कहानी, दोनों चीजें लाजवाब काम करती हैं दोस्तों, लाजवाब। कोई दरवाजा मेरे मुंह पे बंद नहीं हुआ है, और अगर कोई बंद भी हुआ है उस लखनऊ के डॉक्टर जैसा, तो मेरे कार्यक्रम ने मुझे उतनी हिम्मत दी है, कल फिर जाऊंगा उसके पास दोस्त, मैं दोस्ती करूंगा उसके साथ। मैं जानना चाहूंगा कि शायद वो कहीं दुखा है, शायद कहीं उसका डर है। मैं अपनी ऑफरिंग को मैं एज अ रिसोर्स बोल के उसके पास गया हूं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कई लोग मुझे ठग भी मिले हैं, बड़ी यातनाएं देते हैं, लेकिन ये समझ जाता है कि उनको ठीक करने का काम शायद पुलिस का है या बहुत सारी एजेंसी। मैं तो अपना अनुभव शेयर करूंगा, मैं पटना के ऐसे रियाब में गया हूं जहाँ पे शायद 1 बेडरूम हॉल किचन जितना था और 80-80 अल्कोहलिक, ऐसे भी रिहाब में गया हूं
जहां पे वो अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर को ए मीटिंग बोल के उसने जीएसओ में तक दर्ज कराया। हाँ, इतना जरूर है कि तब मैं सिटिंग ट्रस्टी था, तो मैंने फोन करके अरुण को बोला था, भैया ये नाम निकाल, ये एक ही मीटिंग यहाँ पे नहीं है, ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर से जो एक ही मीटिंग का नाम यूज करके पेशेंट उठाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मैं उससे झगड़ा करूं? नहीं। मैं उसके साथ जितनी बार मौका मिला है मैंने बैठा है उसके साथ। मैं जानता हूं वो लालची इंसान है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि उसके अंदर इंसान भी तो जिंदा है। वक्त आएगा जब बदलेगा सब। मैं तो उस बात की कल्पना करके दंग रह जाता हूं कि जब पुराने जमाने में जो अल्कोहलिक पी पी के पागल हो जाते थे, उनको कितनी यातनाएं दी जाती थी कि ताकि उनके अंदर का भूत निकल जाए। उन यातनाओं से तो ये कम है। फिर भी मेरे आसपास का समाज समझदार हो रहा है, बहुत सारे लोग इस प्रकार जागरूक हो रहे हैं, और मेरी उम्मीद और आशा है कि हम जो ए के अंदर हैं अपना कार्य ढंग से करें ना, तो जो ए के बाहर अल्कोहलिक के लिए काम कर रहे हैं वो इस ताकत को समझ जाएंगे, जैसे कि सत्यमेव जयते की टीम ने समझा था। वो जब अल्कोहलिज्म का एपिसोड बनाने के लिए रिसर्च करने निकले थे ना, तो वो निमहंस से लेकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को सब जगह घूम डाला उन्होंने, सारे रिहैब में घूम डाला। हर जगह पे जाने के बाद उनको एक ताकत, एक शांत ताकत, जिसका शायद कोई ज्यादा नाम या चर्चा नहीं था, उनको कॉन्स्टेंटली मिली, एंड दैट वाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उसके बाद में लैंसी जो उनका प्रोडक्शन असिस्टेंट था, उसने जीएसओ में फोन किया। चूंकि मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन चेयरमैन था, तो फोन का कांटेक्ट मेरे पास आ गया और वो मेरे से बात करता रहा। बाकी का इतिहास भी बड़ा खूबसूरत है, जिसमें सारे ट्रेडिशंस को पालते हुए एक बड़े पर्सनालिटी को ना बोलने की हिम्मत कि हम नहीं देंगे अपना व्यक्ति तेरे को, क्योंकि हमारा अनुभव ये बताता है कि ये थोड़े समय का, दिस गुड कैन बी द एनिमी ऑफ बेस्ट। तो प्लीज मिस्टर आमिर खान, आप इस बात को समझें कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये चीज है। वक्त लगा, लेकिन समझा। एपिसोड शूट हो चुका था और बाद में फिर से शूट हुआ जब डॉक्टर आशीष देशपांडे आया, जब ए का हेल्पलाइन नंबर आया। वो एपिसोड एयर होने से 5 दिन पहले वो 15 मिनट की शूटिंग हुई है। ये बात, ये अनुभव मुझे व्यक्तिगत ये एहसास दिलाते हैं कि ए का काम होता है दोस्त। कई बार समय लगता है, उसको धक्का मार के करने की जरूरत नहीं है, अपने एटीट्यूड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी जजमेंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सब उस उच्च शक्ति के दायरों में चल रहा है। तो कौन किस समय तैयार होगा कोई पता नहीं, लेकिन हमने अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखनी है। जिस तरह से ए के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वैसे ही हमारे मन, जब हम ट्रीटमेंट सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डिटॉक्स सेंटर्स के साथ काम करते हैं, सभी अनुभवों के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में शुक्राना और खुला मन रखते हुए अगर हम काम करेंगे, तो ये सारे टिप्स, ये सारे सुझाव आसानी से उतर जाएंगे। और फिर ये करते करते हमारे साझे अनुभव से हम बहुत सारा कुछ और बनाएंगे। मैं इस बात से खुश हूं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, कामयाब लोग आज एक ही डेलीगेटशिप और ट्रस्टीशिप की पोजीशंस में आ रहे हैं, जो अपना अनुभव, अपना जो प्रोफेशनल अनुभव है, वो प्रोफेशनल अनुभव ए में लाएंगे। अच्छे अच्छे पैम्पलेट्स प्रिंट करेंगे, हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे, जहां पे शायद हमको जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे अनुभव भी हैं मेरे पास, जहां पे मिलिट्री पे काम करने की बात है, जहां पे वो लखनऊ में जब भी वो मिलिट्री का इन हाउस ये हुआ था, और हमें एक कॉल आई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जनरल सर्विस ऑफिस में, और मैं जाके जब जनरल वीके सिंह को मिला था, तो जनरल वीके सिंह ने मुझे कहा था, सरदार जी क्या बताऊं आपको, मेरा सिपाही गोली से नहीं मर रहा है, शराब की बोतल से मर रहा है। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? और आप ये जानते हैं कि मिलिट्री के कायदे कानून कैसे हैं। लेकिन छोटी छोटी टप्पों से मैं समझता हूं पिछले 15 सालों में बहुत जगह पे बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लखनऊ का जो कर्नल मित्रा वहां का साइकेट्रिक हेड था,
उसको कई बार मिलने के बाद में वो पर्सनल दोस्त बना हुआ है दोस्त आज। वो चंडीगढ़ में 4 साल पहले उसकी ट्रांसफर हुई, पहला कॉल उसने मेरे को किया, लकी सिंह मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ यार, भेज दोस्तों को यहाँ पे। साले यहाँ पे भी फौजी वही बोतल से मरने की बात कर रहे हैं, चल तुम्हारी बात सुनते हैं यार। ये जो मेरे अनुभवों का जादू है ना दोस्त, ये चलता है। मेरे विश्वास की जरूरत है, मेरे विश्वास की जरूरत है। और वो विश्वास जब तक मैं इन पन्नों को खोल के देखूंगा नहीं, उन पुराने अनुभवों में जैन जाऊंगा नहीं, तब तक वो बड़ी ऊर्जा मिलेगी नहीं। आई थिंक आई हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम, मुर्तुजा। थैंक यू एवरीवन।